दादरी में जाने से पहले हमने देखा कि खूब मतलब इतनी गाड़ियों का रैला चला था। वीडियो आपने बकायदा एक जो है डाला भी है जिसमें कई सारी गाड़ियां नजर आ रही थी और आप डिफेंडर में थे। कितनी गाड़ियां थी आपके काफिले में? गाड़ी होंगी लगभग 1000 से ज्यादा गाड़ियां थी। 1000 से हाँ ज्यादा? हाँ 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 देखो वो भाई जो है वीडियो बनाते हुए जा रहा है वही बाइक से बकायदा नवीन सर को, हालांकि आपको देख लिया होगा उस बंदे ने। वो गाड़ी की वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आपकी वीडियो नहीं? उसे क्या पता, मैं चला रहा हूँ। गुर्जर समाज के लिए जो है ये रैली कराई गई थी, लेकिन कुछ लोग जो है समाज के नाराज हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे देखने को मिला, मैंने इसमें देखा तो उसमें ये कहा गया कि कुछ लोगों को जो है आपका स्थान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सिकंदराबाद की तैयारी है क्या? हाँ बिल्कुल तैयारी है। विधानसभा में? हाँ विधानसभा की तैयारी है। क्या अखिलेश भैया से बात हो गई? नहीं अभी मतलब उस तरह का तो अभी उन्होंने पूरे प्रदेश भर में किसी टिकट को फाइनलाइज नहीं किया है। अपना समाज अपने लिए खड़ा होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से खड़ा होगा। मतलब ब्राह्मण समाज? हाँ हाँ, क्यों नहीं खड़ा होगा। वर्तमान में इंसिडेंट्स क्या हुए, यूपीएसआई का पेपर हुआ और आप ब्राह्मण को अवसरवादी कह दोगे, जो हमने पिछली बार अपना काउंट किया था। विकास डायरी कहाँ हमारी जिसमें वो लिखा हुआ अच्छा, है? डायरी बनाई है आपने प्रॉपर? मेंटेन कर रखा है पूरा चार्ट? इसमें हमने गाँवों का डेटा बनाया है। अच्छा, ये लिखा जैसे हुआ है। महमूदपुर केहरी एक गाँव है, तो यहाँ पर राजपूत वोट 450 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे जातिगत बनाया है सारे को। अच्छा, ये गांव-गांव जा जाके आपने हाँ, ये सब बना हुआ है। मैं अपने यहाँ उन बुनियादी सुविधाओं के लिए काम कर सकता हूँ जो यहाँ नदारद है, जिसके बारे में ना तो नेता बात कर रहे हैं, ना पार्टीज को यहाँ पर ज़रूरत है, ना पिछले नेताओं ने बात की है। मैं उस मुहिम को उठाने आया हूँ। डिफेंडर लेने के लिए जो है इंसान के पास क्या ये ईएमआई पे मतलब लिया है आपने या फुल EMI पे ली है। ईएमआई पे? हाँ हाँ, कितनी इसकी ईएमआई हो जाती होगी? EMI इसकी जाती है लगभग 1,47,000 या 48,000 के आसपास जाती है हर महीना। हाँ, 1 लाख? हाँ। तो आइए चलते हैं ऑफिस में और मिलेंगे सीधे नवीन शर्मा से, जो कि इस वक्त तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। ऐसी चर्चा जोरों पर है और देखिए नवीन सर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। नवीन सर, क्या हाल चाल? स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, आप सब लोगों का भी, पूरी टीम का स्वागत है। आइए बैठे। तो नवीन सर जो है अब बात करेंगे इनसे और जानेंगे क्या कुछ जो है, लेकिन पहले बैठने से पहले नवीन सर मुझे ज़रा आप अपने ऑफिस में घुमाइए। ये क्या एरिया आप बनवा रहे हैं? बिल्कुल नया नया सब कुछ दिख रहा है। इसमें क्या है, बाहर तो ये पब्लिक मीटिंग के लिए है जी कि आए, और दरअसल में इसमें हमने गांव में ये बोला हुआ है कि अभी क्या आप आओ, आराम से आराम करो। बराबर में मंडी है, सब लोग फसल बेचना आएंगे अपनी, यहाँ रुको, आराम करो, अपने पंखे चलाओ। और इधर से क्या है कि जितनी भी आपका यात्राएं निकलती हैं, आपका माता की जोत वगैरह जाती हैं। कल भी जैसे एक वो आपका मथुरा जा रहे हैं यहाँ से दंडवत करते हुए, तो हम सबको यहाँ रुकने के लिए जगह बनाई हुई है कि आप रुकें और अपनी जगह समझ के यहाँ आराम करें। तो मतलब कोई ना कोई यहाँ रहता है? हाँ 24 घंटे? हाँ, कोई ना कोई रहेगा। कई लोग रहते हैं यहाँ, 4-4 6-6 लोग यहाँ रहते हैं, रुकते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? घनश्याम नाथ, घनश्याम नाथ। पूर्व प्रत्याशी लोकसभा गौतम बुद्ध नगर। अरे आप भी प्रत्याशी हैं? तो मतलब आप देखिए नवीन सर के पास ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो मतलब चुनाव जो है। अच्छा, खास पोते हैं? वाह वाह। तो आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा, आप देखिए एक पूरा हॉल है। इस हॉल में यहाँ पर नवीन सर ने कुछ तस्वीरें भी रखी हैं और कुछ किताबें भी हैं। किताबें अभी आनी बाकी हैं, अभी कल ही लेके आया था मैं। हाँ। ये गांव में रखी हुई थी तो वहाँ से ला करके यहाँ रखी हैं। अभी तो खाली है ना सब कुछ, अभी साफ सफाई हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा, तब यहाँ बुक्स रहेंगी। आप यहाँ बैठें, कोई भी व्यक्ति आए तो किताबें पढ़ सकते हैं। यहाँ आपका समय आपको व्यतीत यहाँ करना है, आराम से बैठिए, यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ने से लेकर के और आपका बैठने तक की सभी चर्चाओं के लिए जगह यहाँ मिलेगी। तो चर्चाओं के लिए भैया जगह मिलेगी बाकायदा। सिकंदराबाद में मेन रोड पर जो है इनका बड़ा सा ऑफिस है और ऑफिस में आपको स्पेस मिलेगा, बाकायदा आप आ सकते हैं, किताबें रखी हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और इसके अलावा एकदम पंखा वंखा एसी वेसी सब लगेगा, एकदम शानदार हो जाएगा। अब आ जाइए दादरी रैली पर। अभी हाल फिलहाल में ही 29 मार्च को ज़बरदस्त एक रैली हुई, अखिलेश यादव दादरी पहुंचे हुए थे। आपका उसमें एक वीडियो जो हमने देखा खूब वायरल हुआ, जिसमें गाड़ियों का काफिला था, काफ़ी गाड़ियां थी और सब यहीं से गए थे सिकंदराबाद से? हाँ, सब यहीं कार्यालय से गए हैं सब लोग, क्योंकि हमने यहाँ बोल दिया था सबको 8:30-9 बजे तक इधर आ जाना और 1 घंटे बाद उधर पहुँच जाएंगे। तो सुबह तो यहाँ जाम की स्थिति बन गई थी, इतनी गाड़ियाँ थी, क्योंकि 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी और करीब 4-5 किलोमीटर तक अपनी गाड़ियाँ थी सब।
और हालांकि व्यवस्थित तरीके से हमने खड़ी करी थी यहाँ पर, सबकी सिंगल लाइन लगाई पर, लेकिन 2 लाइन लग गई। और वहाँ मतलब दादरी तक पहुँचते पहुँचते सबको कोई बीच में टोल भी पड़ जाता है, और फिर टुकड़ों में लोग पहुँचे वहाँ। 200 200 400 400 गाड़ी ऐसे पहुँची, 300 400 500 गाड़ी हमारे साथ भी पहुँच गई थी। तो ये हुआ था। तो कैसी रही उस दिन की रैली? रैली बहुत सफल थी, और मैं तो बहुत ज़बरदस्त रैली कहना चाहूँगा, क्योंकि पश्चिम में अगर हम बात करें तो जो भी जातियाँ यहाँ पर हैं उन सबको साधने का जो काम अभी किया जा रहा है, तो उसमें उस दिन गुजर समाज को साधने का, हालांकि वो सर्व समाज की रैली थी, गुजर समाज को साधने का जो काम किया गया वो काफ़ी सफल रहा। उसको लेकर के मैंने आम पब्लिक से बात भी की है, तो लोगों के अंदर उत्साह है कि हाँ, क्योंकि जो आम जनता है उसको मतलब है कि यार लोग इकट्ठे हुए हैं, किस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं जी? रैली किसकी? समाजवादी पार्टी की। तो यानी कि हाँ, मजबूत हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो अभी बहुत समय है और वो मल्टीपल में बदल जाएगा, बहुत लोग जगह जगह ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो अच्छा संदेश गया था। आइए बैठा जाए खाट पे, क्योंकि खाट भी लगी पड़ी है, खाट सजी हुई है। और तो रैली जो है बढ़िया रैली थी। तो अखिलेश यादव जी से मुलाकात उस दिन हुई थी? हाँ, मिले थे, मुलाकात होगी थी। वो पीछे की तरफ गए माल्यार्पण करने, तो वहाँ भी और भीड़ बहुत थी उस दिन, मंच पे आपने देखा ही होगा। तो उतनी ज़्यादा भर भी मुलाकात नहीं हुई कुछ। कुछ बोल रहे थे अखिलेश जी? नहीं, ऐसे कोई क्योंकि उस दिन तो मुख्य उद्देश्य रैली था, और उनका जनता को जो संदेश होना था मुख्य उद्देश्य वही था। तो उसमें तो मेरे हिसाब से किसी को इंटरप्ट भी नहीं करना चाहिए अन्य बातों में, क्योंकि अन्य बातें आप कभी भी कर सकते हैं। वहाँ तो मुख्य मकसद जो था वो संदेश देने का था, और वो संदेश उन्होंने दिया, बहुत ज़बरदस्त संदेश दिया। अच्छा, अब बात की जाए गुर्जर की, क्योंकि गुर्जर समाज को साधने के लेकर आपने बताया कि वो रैली जो है वो बाकायदा थी, उसका एक मेन मोटिव यही था। लेकिन क्या लगता है कि गुर्जर समाज इस रैली से प्रभावित होंगे? हाँ, प्रभावित है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उसने आप गुजर समाज को जो स्पेस देना चाहिए था, जो सम्मान देना चाहिए था, वो सम्मान नहीं दिया। अभी पीछे बात आई दादरी में रैली होने के बाद में कि जो एक मंत्री बनाए जाएंगे गुजर समाज से ही, तो इस सब का फ़र्क आप समझिए क्यों पड़ रहा है। आज बीजेपी क्यों इस बात को सोचने पर मजबूर है कि एक मंत्री बना दो, और अतिरिक्त मंत्री हमको बनाने पड़ेंगे गुजर समाज से। तो उसका कारण यही है कि अब समाज एकजुट हो रहा है अपने अधिकारों के लिए, कि भाई आप हमारे हितों का ध्यान रखें, हमारे प्रतिनिधित्व का ध्यान रखें, और हमको वो चीज़ें दी जाएं जो आप नहीं दे रहे। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है उस समुदाय को। आप इस बात को अगर मुझसे बेहतर है कि आप किसी गुर्जर परिवार में या किसी गुर्जर राजनीतिक परिवार में जा कर के पूछेंगे, तो आप जानेंगे कि बीजेपी से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने दिया है, और यहाँ के बहुत सारे नेताओं को ग्रो करने में समाजवादी पार्टी ने हेल्प की थी। लेकिन एक तरह से देखा जाए, अगर पिछले रिकॉर्ड्स भी चेक करें, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। इसको, क्योंकि आप लोग मतलब अगर देखें रिकॉर्ड्स भी, तो समाजवादी पार्टी पश्चिम में कमज़ोर है। तो इसको मतलब कैसे आप भरपाई करेंगे, कैसे यहाँ स्ट्रांग करेंगे? गुर्जर समाज जो है वो हमेशा से एक तरह से भाजपा का वोटर कहा जाता है, इसको कैसे मेंटेन करेंगे आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि जितनी शहरी सीटें हैं जहाँ पर आपका अर्बनाइजेशन है, तो उन पर बीजेपी का एक प्रभाव होने का मुख्य कारण ये होता है कि जो बहुत छोटी घटनाएं हैं उन पर जो शहर के निवासी हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। उनको नहीं पता है कि ग्रामीण स्तर पर क्या हो रहा है। उन सबको ये लगता है कि जो नेशनल मीडिया में दिखाया गया, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में है, कि वही सिर्फ सत्य है। और कई बार वो नेशनल पॉलिटिक्स का भी प्रभाव उन पर देखने को मिलता है। तो एकदम से शहरी वोट बदलता नहीं है। शहरी वोट बदलता है कि आपका देश में सरकार किसकी है, उसके आधार से कई बार शिफ्ट होता है। अब हम बात करते हैं बाकी ग्रामीण क्षेत्रों की। अगर बीजेपी आप कह रहे हैं कि स्ट्रांग है, तो उसके स्ट्रांग होने के कुछ कारण रहे होंगे। कुछ उन कारणों में मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई कि भाई हम आपको भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, काला धन वापस आ जाएगा, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाएगा, और मतलब तमाम तरह के वो वादे जो लोगों से किए गए, तो लोग उससे जुड़े। लोगों ने कहा ठीक है यार, अगर ये सब हो जाता है तो बढ़िया है। लेकिन आज लोग ये भी तो देखेंगे कि जिन वादों के लिए हम इनसे जुड़े थे उसमें हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। आपसे सरासर झूठ बोला गया, 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे।
आप टोटल अगर सरकार द्वारा सृजित किए गए रोजगारों की संख्या देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आज लगभग 2014 से लेकर के 12 साल हो गए, तो 24 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। 24 करोड़ रोजगार क्या पैदा हुए हैं? मैं कहता हूँ कि सरकार द्वारा सृजित कुल रोजगारों की संख्या आप देखेंगे तो वो औसतन, मतलब अगर मैं बात करूँ जो मेरे आंकड़े, वो मुश्किल से 20 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं। 24 करोड़ और 20 लाख का अनुपात देखिए, तो सरकार कितना कह रही है और कितना काम कर रही है, तो लोग वो भी तो देखेंगे। किसानों की आय दुगनी हुई, आप कहेंगे किसानों की लागत दुगनी हो चुकी है और किसानों की आय जो है वो आधी हो चुकी है। तो तब स्ट्रांग होने के बहुत सारे कारण थे कि लोगों ने भरोसा किया, लेकिन आज वो भरोसा टूट चुका है। और आप इस बार देखोगे पश्चिम में लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, और वो कार्यकर्ता जो है उस काम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, जागरूक करेंगे कि आपको किस तरह से ठगा गया था। अच्छा, लेकिन अब हम एक बार फिर से अब देखिए, जो रैली थी दादरी वाली, उस दादरी रैली के बाद जो है सोशल मीडिया पर एक और जो है तथ्य काफ़ी वायरल हुआ। उसमें ये था कि गुर्जर समाज के लिए जो है ये रैली कराई गई थी, लेकिन कुछ लोग जो है समाज के नाराज़ हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसे कुछ था कोई घटना? नहीं, हमारे सामने तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं, लेकिन जो मुझे देखने को मिला, मैंने इसमें देखा, तो उसमें ये कहा गया कि कुछ लोगों को जो है आपका स्थान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अक्सर आप भी समझते होंगे कि जब बहुत बड़ी संख्या आती है, जब बहुत उत्साह होता है, तो कुछ मेरे हिसाब से 19-20 चीज़ें हो जाती हैं। और यदि हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास है और उसमें कुछ 19-20 चीज़ें यदि हो जाती है तो हमको खुद मैनेज कर लेना चाहिए। और राजनीति में ये चलता है, थोड़ा बहुत हमको मैनेज करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि मैं जो यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे सर्कल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे से अगर 100 संबंधी हैं तो उनमें से मेरी उठ बैठ या मेरे आसपास के जो लोग हैं वो 90 गुजर। तो उन लोगों में सबके अंदर उत्साह है समाजवादी पार्टी के लिए, और उसको बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए सब लोग मिल कर के। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं ये कहूँ। अच्छा, हाँ। तो अब जैसा कि हम अंदर जब आ रहे थे तो हमने देखा यार बिल्डिंग पे बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। देखिए एक बार दिखाएं कि फ्लैग, अच्छा, भारत का झंडा भी है यहाँ पर। और आप हाँ सामने दे बिल्डिंग पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अखिलेश यादव की है तस्वीर, मुलायम सिंह यादव की है, नेताजी की है, और यहाँ पर आपकी बड़ी सी तस्वीर है, नवीन शर्मा। ये बिल्डिंग किसकी है? बिल्डिंग आप ही की बिल्डिंग है ये। आपकी? हमारी कहाँ से? अरे नहीं, आप ही की है। आप ही से मतलब होता है जी, जब आप किसी एक चीज़ का इस्तेमाल, आप ये समझिए, मोनेटाइज करने के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ मेरी है। यानी कि उससे कुछ पैसे आ रहा है। और मैं उनको अपने पास रख रहा हूँ। मैं इसको आपकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सब में आपका पब्लिक वर्क लाइब्रेरी, आपका फ्री लाइब्रेरी, ये सब बनाने का सेटअप हम कर रहे हैं। कैसे हमारा जो यूथ है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे, उसके लिए एक डिजिटल स्किल सेंटर बनाने तो का। इसमें ये लाइब्रेरी बनेगा? हाँ, लाइब्रेरी बनेगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इनके ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे। आइए चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे ये बन क्या रहा है, क्योंकि नवीन सर जो है अपने ऑफिस में, जो सिकंदराबाद मेन बाजार में इनका जो ऑफिस है, उस ऑफिस में क्या बनवा रहे हैं आइए जानते हैं और उन्हीं से समझेंगे। बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क जो है पहले फ्लोर पे चल रहा है और नवीन सर जो है बाकायदा यहाँ पर पूरा काम देख रहे हैं। आइए जानते हैं नवीन सर, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है क्या हो रहा है? फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है ये, यहाँ पर सिटिंग होगी और इस पे मतलब अभी तो तैयार नहीं है। बाकी यहाँ सेटअप लगाएंगे हम अपना सारा। कौन सा सेटअप? सेटअप है अपना, मुख्य सेटअप तो ये है कि अभी इलेक्शन होंगे यूपी में, और मैं यूपी को अवेयर करना चाहता हूँ कि हम जब अपना वोट दें तो कितना जागरूक होकर दें, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके हम अपना वोट दें। और बाकी यूथ के लिए, यूथ को अवेयर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मतलब पॉलिटिक्स भी नहीं, बाकी सब चीज़ों में भी। मतलब एक तरह से यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग होगी आपके चैनल? लाइव का भी सेटअप लगेगा। लाइव का सेटअप प्रोग्राम भी करना है तो हो जाएगा यहाँ आसानी से। अच्छा, तो मतलब नवीन सर बेसिकली अब जो है, जैसे पहले बाकायदा जीएस और हिंदी के बारे में पढ़ाते थे ऑनलाइन, वैसे अब जो है पढ़ाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स, देश के बारे में और प्रदेश के बारे में, और युवाओं को समझाएंगे। हाँ, मतलब किस दिशा में हमको चलना होगा, तो उस सब के बारे में बात तो करनी होगी ना। और नहीं तो फिर सरकारें आपको ठगती रहेंगी। आपको सोचना होगा ना कि भाई कौन से ऐसे इशूज हैं। अभी जैसे मान के चलो, अभी आसपास आपने देखा गेहूं की फसल है और गेहूं बोए हुए हैं,
तो गेहूं की जो ये फसल है अभी किसान अपनी फसल बेचने के लिए जाएगा, अपनी फसल बेचने जाएगा तो गेहूं का एमएसपी इस बार सरकार ने तय किया 2585 रुपये क्विंटल। अच्छा, अब सोचिए आपकी राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है या नहीं है? राजस्थान सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि वो गेहूं के लिए 150 रुपये अतिरिक्त देगी एमएसपी के अलावा। अच्छा, हम यूपी निवासी यूपी में गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर हैं, लेकिन आपको स्टेट बोनस कुछ नहीं मिल रहा है किसानों को। अच्छा, अब जिस सिकंदराबाद में हम खड़े हुए हैं, यहाँ समझिए कि एक तो ये जिला गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है, बुलंदशहर, और हमारी जो तहसील है ये जिले में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर जो गेहूं हमने देखा आपका उत्पादित होता है, उसके लिए 3 खरीद केंद्र बनेंगे। इतनी भीड़ होगी गेहूं बेचने के लिए कि आप अपना गेहूं नहीं बेच सकते। फिर वो बोलेगा दाना छोटा है जी, आपके गेहूं सड़े हुए हैं, बारिश की वजह से दाने ऐसे हो गए हैं। तो किसान अपना जो गेहूं है वो 2200-2300 रुपये क्विंटल में बेच देगा। गेहूं का रेट कितना था? 2585। राजस्थान सरकार दे रही है 150 रुपये अतिरिक्त, यानी 150 रुपये तो हमारे वो मारे गए कम से कम, और 200-300 रुपये क्विंटल के हमारे कौन से मारे गए? जो इन बिचौलियों ने खा लिए कालाबाजारी के चलते हुए। तो हम लोगों से ये बोलेंगे एक बुलडोजर इन कालाबाजारी करने वाले लोगों पर क्यों नहीं चल रहा है? 3 क्रय केंद्र क्यों हैं सिर्फ पूरे? अगर हम इतने बड़े ब्लॉक की बात, ये सारा मुद्दा उठने वाला है। हाँ, सब पे बात अच्छा, करें। लेकिन मैंने एक और चीज नोटिस की कि आपने होमवर्क बहुत तगड़ा कर रखा है अपने लिए, मतलब बकायदा किसान को क्या क्या चीजें प्रभावित कर रही हैं आपके जिले से, वो भी आपने बकायदा नोट डाउन कर रखा है, आसपास उसके बारे में रिसर्च भी कर रखा है कि बाकी स्टेट्स जो है वो कैसे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ कैसे जो है ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, ज़रूरत है उस सब की। जब आप पढ़ेंगे, इसको कहते हैं, एक होता है कि आप जागृत होके जी रहे हैं, एक है कि आप अंधे होके जी रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस देश का जो युवा है वो अंधे होकर के जिए, किसी की बातों को वो ऐसे ही मान ले, मेरी बातों को भी ऐसे ही ना माने। लेकिन अगर फैक्ट है तो आपको अपनी आवाज़ें उठानी होंगी। तो मतलब यहाँ से जो वीडियो बनेगा वो बनेगा बेसिकली विकास को लेकर, और एक्चुअल जो है क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, बाकी आपके विधानसभा को लेकर भी इसमें जो है जानकारी रहेगी कि आप युवाओं को और बाकी जो आपको मतलब चाहने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, आप उन्हें बताएंगे कि किस प्रकार से जो है चीज़ें स्पष्ट हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे प्रभावित होगा? हाँ, प्रभावित होता है। देखिए, ऐसा था कि 2022 का आप मैनिफेस्टो पढ़िए बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का भी पढ़िए। उसने कहा कि गेहूं को हम जो है एमएसपी पर खरीद को बढ़ाएंगे, यानी कि उन्होंने कहा है कि हम आपको कोई रेट देंगे इस तरह की बात नहीं, बस एमएसपी पर खरीद को बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा हुआ था C2+50 फॉर्मूले पर हम किसानों को फसल का दाम देंगे। C2+50 क्या है? इसमें कोस्ट जितनी भी आई है, स्वामीनाथन फॉर्मूला था, कोस्ट जितनी भी आई है उसमें 50% जो आपका लागत है, मान के चलिए जो भी आपकी कोस्ट आ चुकी है, खाद की, बिजली की, पानी की, ट्रैक्टर की, उससे कम उस सब को देखते हुए 50% आमदनी किसान को होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला था। अब लोग अवेयर नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा? और उन्होंने समाजवादी पार्टी ने साफ साफ लिखा कि हम ऐसे फसल का दाम देंगे, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया और धर्म जाति में बट करके वोट दे दिया। अब वोट दे दिया तो अब किसान, अच्छा मैंने अभी प्रकाश डालना चाहूँगा PM किसान सम्मान निधि योजना पर। अभी मैंने बताया आपको कि किसान को आपका 150 रुपये वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर राजस्थान दे सकता है तो हमारा स्टेट इतना कमजोर है कि नहीं दे सकता? दे सकता है। और साथ में किसान ने बेचा अपना गेहूँ 2200-2300 रुपये क्विंटल में, तो 200-300 रुपये का लॉस वहाँ हो गया। तो एक क्विंटल पर कितने रुपए का लॉस हो गया? 400-500 रुपये का। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे यहाँ 1 बीघे में जो ये भूमि है उत्तर प्रदेश की, इसमें 3.5 क्विंटल से लेकर के 4 क्विंटल 1 बीघे में गेहूँ हो जाता है। तो जिस किसान का 1 बीघे में 4 क्विंटल, आप मान लीजिए 500 रुपये का सरकार की वजह से उसको घाटा हुआ, तो 1 बीघे में कितने रुपए घाटा हुआ? 2000 रुपये का। और किसी किसान के पास अगर 5 बीघे भी जमीन है तो कितना घाटा हुआ? 10,000 रुपये का। अब तुमको हमने लौटा दिए 6,000 रुपये PM किसान सम्मान निधि के नाम से। वो पैसा आपका था, मतलब जो पैसा आपका था, जो सरकार को आपको देना चाहिए था, किसानों को देना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया। और साथ में कहा कि किसानों को सम्मान निधि के नाम पर दिया। तो ये सम्मान नहीं है, किसानों का अपमान है कि हमें अपना पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा, हमारे किसानों को अपना पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा। तो ये तो मतलब एक तरह से आप पूरा मतलब डिटेल तरीके से वीडियो बनाएंगे, बाकायदा उसे जो है जहन में अपने सब कुछ है। हाँ, आप किसानी भी करते हैं? हाँ, खेती करते हैं, हमारे अपनी खेत है, गेहूँ की फसल बोई हुई है हमारी। तो क्या स्टेटस है आपके खेतों का? खेतों का स्टेटस, अभी तो बारिश हो चुकी है तो किसान अभी क्या है कि फसल बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसके लिए भी फिर मुझे ध्यान आएगी एक बात। समाजवादी पार्टी ने सन 2014 में गेहूं की फसल जब खराब हुई थी तो किसानों को मुआवजा दिया था
क्षतिपूर्ति का। लेकिन अभी पिछले 6 महीने पहले धान की फसल बारिश से एकदम खराब हो गई थी। इस बीजेपी सरकार ने इस प्रदेश में कोई फायदा किसानों को, कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी। तो सेंसिटिविटी की बात हम करना चाहेंगे कि आपके अधिकारों को लेकर के कोई चिंतित नहीं है, आपको लेकर के किसी के अंदर संवेदना ही नहीं है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो इन्हीं के साथ हैं। तो आपको जागना पड़ेगा। इसलिए सरकारों का परिवर्तन जरूरी है। जो आपके हित की काम ना करें, आपके भविष्य के लिए काम ना करें, तो उन सरकारों का बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जागरूक करेंगे यहाँ से सीधे जो फर्स्ट फ्लोर पे अभी ऑफिस ये बन रहा है, यहाँ पर बाकायदा कैमरा सेटअप होगा और यहाँ से नवीन सर जो है वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बाकायदा सभी के लिए, जिस प्रकार से क्या कुछ जो है सरकार की नीतियाँ चल रही है, उनकी हकीकत क्या है और इसके अलावा भी आसपास क्या कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको भी कुछ दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बाकी और जानकारियाँ लेते हैं। तो चर्चा वैसी चलती रहेगी। अब चर्चाओं के बीच बीच अब हम पहुंच चुके हैं नवीन सर के साथ उनकी डिफेंडर में। डिफेंडर भैया गाड़ी एकदम धांसू है और हम बैठ के आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा नवीन सर से बातचीत करते रहेंगे। तो आइए नवीन सर से बात करते हैं, नवीन सर को दिखाता हूँ मैं आपको। नवीन सर अब बैठ गए सीधे अपने डिफेंडर में। नवीन सर जी, तो मुझे बताइए कि डिफेंडर कितने की आती है? डिफेंडर बहुत सारे रेंज में मेरे हिसाब से ये हाँ 1 CR से शुरू होके और शायद 4 CR तक आती है। अच्छा, जो और मुझे पता है। अच्छा, तो मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि जैसे डिफेंडर अगर आदमी ले तो डिफेंडर लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदा सबसे बड़ा है, अगर आपके पास हैं उतने पैसे खरीदने के, तो सेफ्टी रेटिंग है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि आप गाड़ियाँ शो ऑफ के लिए लेते हैं, या गाड़ियों से आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी भी महत्वपूर्ण है ना। नहीं, आजकल देखते हैं कि हर नेता आदमी जो होता है, हालांकि आप नेता तो अभी भी बने हैं, लेकिन नेता आदमी जो होता है वो डिफेंडर से चलता है। डिफेंडर से क्यों चलते हैं लोग? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास तो मतलब जब हमने प्लान बनाया था इधर आने का, उससे पहले से थी। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बहुत पहले से मतलब थी। आपका नेता नगरी में आने मैं बताऊँ, ये मेरी चॉइस नहीं थी। मेरी चॉइस थी एक फॉर्चूनर लेना, लेकिन मेरे 2 दोस्त हैं, मंजीत भाटी, लास्ट टाइम में मैंने नाम लिया था उनका, और एक सचिन खारी। उन दोनों ने ये समझो तुम अनावश्यक दबाव बना के मेरे ऊपर ये गाड़ी ली है। हाँ अच्छा, दबाव बनाया गया आपके ऊपर? हाँ, बोले नहीं जी इसे ही लो, इसे ही लो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो ले लो। तो गाइज इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। यहाँ पर एक तो पहले लगा है एकदम बढ़िया पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है मसौता गांव और नवीन शर्मा नाम लिखा हुआ, विधानसभा लिखी हुई है और विधानसभा है सिकंदराबाद। तो अभी फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छा मिशन भी लिखा है क्या? मिशन क्या लिखा है? 27 उस पर लिखा हुआ है, मिशन 2027 ऊपर। अच्छा हाँ, मिशन भी लिखा हुआ भाई साहब यहाँ पर। अब क्योंकि हम लोग अंदर बैठे हैं इसलिए उल्टा दिख रहा है। डिफेंडर की फीचर्स देख लो भैया, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, बाकायदा पैनारोमिक सनरूफ है और नवीन सर जो है चलाते हुए जा रहे हैं। लेकिन नवीन सर एक और चीज़ ये बताइए कि डिफेंडर लेने के लिए जो है इंसान के पास क्या ये EMI पे मतलब लिया है आपने या फुल EMI पे ली है। EMI पे? हाँ हाँ, कितनी इसकी EMI हो जाती होगी? EMI इसकी जाती है लगभग 1,47,000 या 48,000 के आसपास जाती है हर महीना। हाँ, 1 लाख? हाँ। बताइए भाई साहब, डिफेंडर लेने का अगर आप प्लान कर रहे हो तो तभी प्लान करना जब 1 लाख रुपए या 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है EMI के लिए पैसे हों। इसके अलावा नवीन सर ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए ये तो डिफेंडर आपने पहले ही ले ली थी, लेकिन अब कुर्ता उर्ता पहन के अब निकलना शुरू किया, पहले से ही कुर्ता पहनने का शौक? पहले कुर्ता नहीं पहना, अच्छा, कभी कभार पहन लिया होगा। हाँ, नहीं तो कुर्ता पहनने से तो बचे ही हमेशा। अच्छा। अब चक्कर क्या था, स्टूडियो में पढ़ाना था आधी बार, तो जिस दिन लगे कि फुल सूट होगा तो उस दिन पैंट शर्ट पहन भी लिए, और नहीं तो सब लोअर में ही रह के पढ़ाया सबने, पजामे पहन के पढ़ाते थे सब। तो आज तो कुर्ता पहन के आप गाड़ी चला रहे हैं? हाँ, अब तो पहनना ही पड़ता है ना। अब ऐसा है ना कि मतलब आपको लोग जो देखना चाहते हैं वो आपको दिखना होगा। अब लोग चाह रहे हैं कि भाई अगर आप मान के चलो मैं जाने लगूं शॉर्ट्स पहन के या जीन्स पहन के, तो मतलब एक्सेप्टेंस है होती है लोगों में अगर लोग जानते हैं, लेकिन जो आपको जानते नहीं है वो फिर इमेजिन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि यार ये पॉलिटिक्स में नहीं है, ये तो शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे हैं। हाँ, तो मतलब उस तरह से दिखना भी होता है। नहीं, ज़रूरी है उस तरह के दिखना भी चाहिए आदमी को। लेकिन ये है कि अब डिफेंडर आपने ले तो, लेकिन ड्राइवर नहीं है क्या आपके पास? नहीं, ऐसे मतलब ड्राइवर नहीं है कोई। अच्छा, आप खुद नहीं, वो चाचा का लड़का है हमारा, वो चलाता है।
मैं आज ही चला रहा हूँ, अभी आपके सामने ही बैठा था, हाँ, तो वही चलाता है ज़्यादातर। और क्योंकि मैं तो उधर रहता हूँ ना, ये गाँव में मुड़ती भी नहीं है कई जगह, जैसे पतली गलियाँ हैं गाँव में, तो ये तो चलती ही कभी कभार है। जैसे अब वहाँ तक जाएंगे हम सिकंदराबाद तक, तो वहाँ तक ही ये समझो तुम ये ठीक चल पाई। बाकी गाँव में जाने के लिए मैं तो स्कॉर्पियो से चलता हूँ। फॉर्चुनर भी नहीं है, स्कॉर्पियो ही है अपने पास में एक। और स्कॉर्पियो मतलब वो मेरी पहली गाड़ी थी जो मैंने खरीदी, वो बढ़िया है। उसे कहीं भी लेकर घूमो तुम, गली वलियों में सब जगह मुड़ जाती है वो, सब जगह पहुँच जाती है। तो कुल मिला जुला के कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? बस दो ही हैं। अच्छा, बस दो ही गाड़ी है? हाँ स्कॉर्पियो और ये हाँ बस। डिफेंडर? हाँ बस। भाई साहब शौक भी आपके ऐसे हैं कि स्कॉर्पियो लिए सीधे पहली गाड़ी हाँ और दूसरी डिफेंडर ले लिए। नहीं, दूसरी मैंने बताया ना फॉर्चूनर लेनी थी, लेकिन उन लोगों ने ले ली। ये कैसी आवाज है? अभी पूरा सिस्टम देखा नहीं आपने? नहीं ये इसकी आ रही होगी, साइड में कोई गाड़ी आएगी ना उसको बताया गया। अच्छा। तो अब लेकिन इसका सारे फंक्शन आपने देख लिए? ज्यादातर पर उसको ज्यादा पता है मुझसे। स्कॉर्पियो? अच्छा। जो छोटा भाई है मुझसे वासु, हाँ। वही चलाता है, उसे ज्यादा पता है। अच्छा, तो गाइज ये स्कॉर्पियो मतलब स्कॉर्पियो नहीं है, ये बेसिकली डिफेंडर है। डिफेंडर में आप देख सकते हैं फीचर्स तो एकदम तगड़े हैं। बाकायदा नवीन सर जो है इसे चला रहे हैं। कितने साल हो गए चलाते हुए? 1 साल लगभग हुआ होगा। 1 साल? हाँ 1 साल थोड़ा ज्यादा। तो गाड़ी को 1 साल हो गए? हाँ 1 साल से ज्यादा थोड़ा। गाड़ी लेकिन एकदम चकाचक नई दिख रही है भाई साहब। कम चलती है, थोड़ा खड़ी रहती है। इसका माइलेज कितना है? माइलेज पता नहीं मुझे। एवरेज कितना? अरे हाँ, भाई पता नहीं। तेल वेल डलवाते होंगे, पता ही नहीं आपको माइलेज? ना उसे पता होगा, मैंने बताया ना, वही चलाता, वही तेल वगैरह सब वही डलवाता। हालांकि भाई साहब इसमें माइलेज वाइलेज जो है सर को पता नहीं है। सर इससे पहले जिसको सिर्फ चलाते हैं वो भाई ज्यादा चलाते हैं। जो मुझे पता है, मतलब ऐसे परफेक्ट नहीं पता, लेकिन शायद 5-6 के आसपास का है इसका, मतलब 5 या 6 किलोमीटर पर लीटर ये होगा। और कितने का तेल डलता है इसमें? दिखा भी रहा होगा ना इसमें अभी तो। हाँ, कुछ नजर ये दिखा रहा है इसमें 12.4 लीटर पर 100 किलोमीटर, यानी कि इसका मतलब हो गया लगभग 7-8 के आसपास। हाँ। तो ये बेसिकली मुझे बताइए कि एक बार में कितना तेल डलता है इसमें? तेल तो इसमें डल जाता है लगभग 90 लीटर के आसपास। 90 लीटर? 90 लीटर का टैंक है इसका। अच्छा। हाँ तो ये भी एक फायदे में मतलब हाँ वही है। हाँ। नहीं फायदा क्या है, फिर चलेगी भी तो उतना ही कम, अगर माइलेज कम देती है तो। हाँ। कंफर्ट नहीं है पर इसमें गाड़ी में कंफर्ट नहीं है? नहीं। कैसी बात कर रहे हैं, गाड़ी कंफर्टेबल है? नहीं अगली 2 सीट ही है हमारी, जो पीछे बैठते हैं उनसे पूछिए। अच्छा, पीछे की सीट कंफर्टेबल? हम लोग गए हैं ना इससे, जैसे हम लखनऊ गए एक 2 बार, तो जो पीछे बैठे उन्होंने बताया कि भाई 1-2 बार जो हम इससे गए तो उन्होंने कहा नहीं इसको लेकर नहीं चलेंगे, इससे बढ़िया स्कॉर्पियो है। तो स्कॉर्पियो पीछे वाले में जगह कंफर्टेबल? बढ़िया ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी बैठा हूँ इसमें कई बार पहले। अच्छा, तो ये पीछे इसमें कंफर्ट है नहीं उतना। चलिए ये तो गाड़ी की बात हो गई, लेकिन जब आप दादरी गए थे, दादरी में जाने से पहले हमने देखा कि खूब मतलब इतनी गाड़ियों का रैला चला था। वीडियो आपने बकायदा एक जो है डाला भी है जिसमें कई सारी गाड़ियां नजर आ रही थी और आप डिफेंडर में थे। कितनी गाड़ियां थी आपके काफिले में? गाड़ी होंगी लगभग 1000 से ज्यादा गाड़ियां थी। 1000 से ज्यादा? हाँ, देखो वो भाई जो है वीडियो बनाते हुए जा रहा है भाई बाइक से बकायदा। नवीन सर को हालांकि आपको देख लिया होगा उस बंदे ने। नहीं वो गाड़ी की वीडियो बना रहा होगा। अच्छा, आपकी वीडियो नहीं? नहीं उसे क्या पता, मैं चला रहा हूँ। अच्छा, पीछे से आया बनाते हुए। अच्छा। गाड़ी क्या मतलब लोकल है अपना, इधर थोड़े एस्टैब्लिश फैमिलीज भी हैं, काफी गाड़ी वाड़ी लोगों के पास है इधर। और बाकी मतलब कैसे? जैसे मेरी ये गाड़ी है, किसी को लेके जानी है तो वो लेके चला जाएगा। अच्छा, जैसे भाई हैं, आसपास के जानकार हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि शादियों में बड़ा क्रेज है जाने का लोगों को। हाँ। शादियों में क्रेज कैसे कि भाई साले की जब शादी होगी तो उसमें गाड़ियों का कंपटीशन है, आप ये समझो। अच्छा, कौन कितनी गाड़ी ले जाएगा, तो 100 गाड़ी 50 गाड़ी जानी कॉमन बात है। तो सब लोग जाते हैं यहाँ एक दूसरे के साथ में। और कभी भी ऐसा नहीं था कि भाई हमारे पास एक भी गाड़ी ऐसी नहीं थी कि हमने कोई किराए पे गाड़ी बुलाई हो। हाँ, अपने 10-12 लोग थे अपनी टीम के जो हैं, मजबूत लोग हैं सारे, उनसे बोला कि भाई ऐसा रैली है। नहीं लेकिन जब रैली के लिए आपने कॉल किया तो मतलब ये सब एक फोन पे सब आ गए थे या क्या सबको अलग अलग बताना पड़ा? कुछ फोन करे थे, ऐसे एक फोन पे नहीं, लेकिन जिन लोगों को मैंने जिम्मेदारी दी, हाँ। 10-12-15 लोगों को, उन लोगों ने फिर आगे लोगों से बोला होगा। अपने तो कोर लोग वही थे ना 10-12-15 जिनसे हमने बोला।
मतलब आपकी एक टीम है बाकायदा यहाँ? हाँ हाँ, टीम पूरी है। सिकंदराबाद बढ़िया टीम, में? बिल्कुल अपनी जगह है, यहीं रहे हैं, पले बढ़े हैं, सब यहीं सब कुछ हुआ है, तो टीम होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, बचपन से आप हालांकि आप राजनीति आप कर रहे हैं, लेकिन बचपन से राजनीति आपने देखी भी है कि सिकंदराबाद में जो है इससे पहले के 3 टर्म जो है भाजपा के रहे, अभी भी भाजपा है, इससे पहले जो है भाजपा से पहले बसपा के 2 टर्म रहे, उससे पहले समाजवादी पार्टी का टर्म रहा। मतलब एक तरह से 5-6 टर्म के बाद आप देखिए कि आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे अपना अगले टर्म में आ पाएगी? हाँ बिल्कुल आ सकती है। देखिए, जब पहले समाजवादी पार्टी यहाँ रही तो आप ये देखोगे समाजवादी पार्टी से जो चुनकर जाने वाले लोग थे वो लगभग लोकल लोग थे। लोकल से मतलब उनके गांव सिकंदराबाद विधानसभा के लगभग सटे हुए गांव या कभी विधानसभा में आने वाले गांव थे। तो जब व्यक्ति किसी एक विधानसभा के उन्हीं गांवों से होता है और यदि उस व्यक्ति का जो लोकल नेटवर्क है वो अच्छा है तो वो एक मार्जिन पर हमेशा होता है। क्योंकि मान के चलिए किसी का गांव विधानसभा में आता है और उस गांव में औसतन अगर 2 से 3 हजार वोटर हैं तो वो 2 से 3 हजार वोटर के आपसी संबंध भी होंगे लोगों से। तो एक भावना जुड़ती है कि यार हमारे गांव का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या हमारा परिचित है, हम रोज उससे मिल पाते हैं, हमारे बीच का व्यक्ति है। तो समाजवादी ऐसे ही यहाँ पर जीती थी, लेकिन पीछे कुछ कारण रहे बहुत सारे, और आप जानते हो 2014 चुनाव भी एक कारण ही आप मानिए। हालांकि उससे पहले बीजेपी यहाँ जीत चुकी थी 2012 विधानसभा चुनाव। बहुत थोड़ा सा अंतर रहा था, 123 वोटों से जीती थी 2012 का विधानसभा चुनाव सिकंदराबाद में। चलो ये तो बहुत थोड़ा, इनको हटाने ना। अच्छा चलो ठीक है। मैं सामने देख के चलाता रहूँगा ना। तो कहने का मतलब ये, समाजवादी एकदम से ये परफेक्ट सीट थी और बीच में जो फैक्टर्स आए कि वो उसका बीजेपी की तरफ हो जाना, उसका कारण था कि यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स का चुनाव में ना जो मैं मानता हूँ। उसके अलावा एक जो मुहिम चलनी थी आपका वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, जो बूथ पे लोग होने चाहिए थे कि भाई बूथ पे आप एक बेहतर टीम बना पाएं, तो उसका अभाव भी पिछले चुनावों में देखने को मिला था। तो अभी है कि वो सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। हम लोग वोट कैप्टन बना रहे हैं और आपका हर बूथ पे हम एक टीम बना रहे हैं इस बार अच्छे से सिकंदराबाद विधानसभा के लिए, और सेक्टर वाइज भी बांट के अच्छे से उसको हम बिल्डअप कर रहे हैं। मतलब बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हम चुनाव के लिए बना रहे हैं, किसी तरह का इशू कोई ना है। मतलब ऐसा पूरी प्रॉपर प्लानिंग है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने अपने मतलब पूरे जीवन में संघर्ष बहुत किया, लेकिन पढ़ाई की आपने, आपकी जो सिस्टर हैं उन्होंने जो है पढ़ाना एक तरह से शुरू किया था और उसके बाद से ये ट्रेंड लगातार परिवार में चलता रहा। अब जो है अब आप डिफेंडर में चल रहे हैं, पहले जो है बाकायदा स्प्लेंडर वगैरह या साइकिल उससे पहले आपने चलाई होगी, लेकिन अब आप अभी पिता बने हैं तो एक तरह से बेटे को बिल्कुल आप मतलब उनके आने से पहले ही डिफेंडर आ गए घर में, तो क्या माहौल रहेगा? नहीं, उसका आप ये समझो, हमारी फैमिली एक टाइम पे बहुत एस्टेब्लिश फैमिली थी। मुझे जो बताते हैं कि 1980 में हमारे दादाजी ने ली थी यजदी बाइक, आती थी यजदी जावा, गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं तब। तो यजदी वो मैंने मतलब खड़े हुए देखी है अपने घेर में। घेर तो समझते हो ना? हाँ फिर ठीक है। हाँ, तो घेर में वो इन सामान्य जो बाइक आती है ना, इनसे ज़्यादा लंबाई की होती थी थोड़ी। तो यजदी जावा थी क्योंकि बाबा हमारे FCI में रीजनल डायरेक्टर थे और सब एकदम बढ़िया था। तो ऐसा एकदम से ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी क्या, अब हमारे पिताजी को भी मिली, मतलब हमारे दादाजी लिए तो पिताजी को मिली ना वो। अब जैसे आप कह रहे हो कि लड़के उसको डिफेंडर है उसके पापा के पास में, तो ऐसे ही हमारे पिताजी के पापा के पास में भी जावा यजदी थी, लेकिन हमारे पिताजी किसान रह गए। बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, M.Com थे, आपका 1982 में M.Com हुआ था उनका। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब ये है कि आपके घर में पहले से ही आपके पास जो है मतलब गाड़ियों का शौक रहा है परिवार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ियाँ तो आप समझो ना, गाड़ी थी नहीं पहले कहीं। मैं कह रहा हूँ पहले कच्चे रास्ते थे गाँव में, गाड़ियाँ चली नहीं सकती थी, गाड़ी थी नहीं। गाड़ियों का कोई शौक नहीं है, मेरे दोस्तों का शौक है। और मेरे दोस्त मेरे साथ
पूरी ज़िंदगी कंधे से कंधा मिलाकर अब तक रहे हैं, और उनके शौक की वजह से मैंने ली, और वही लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं, और मतलब मुझे खुशी मिलती है उस एक बात से। हाँ। तो मतलब अभी जैसे डिफेंडर लेके आप चलते हैं, लोग जैसा कि अभी हमने देखा कि सेल्फी भी लेते हैं, तो आमतौर पे ऐसा होता रहता है? नहीं, अभी हुआ था मेरे सामने तो, क्योंकि अब लोकल है ना, यहाँ सब जानते ही हैं। हाँ। तो सबको इजीली एक्सेस है इसका, सबको पता है, रोड साइड पे खड़ी होगी जाके, 2 दिन ऐसी खड़ी रहती है रोड पे। चलिए, मज़ा आया डिफेंडर में बैठ के और बातचीत करके, और भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो लगातार आप जुड़े रहिए। ये तो डिफेंडर की सैर रही भैया, सीटेड बहुत कंफर्टेबल है डिफेंडर में, बाकी मज़ा आ रहा है नवीन भैया के साथ जो है उनकी डिफेंडर में जो है चलते हुए। जुड़े रहिए। क्या भर्तियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है, और सही मायने में आप देखिए ना, मैंने लास्ट टाइम भी इस मुद्दे को उठाया था कि जो टीचिंग की वैकेंसीज़ हैं वो क्यों नहीं हैं। सिर्फ इतना भर बता दीजिए, क्या आप वो चुनावों की डेट आने पर आप उन वैकेंसीज़ को डिक्लेयर करेंगे? तो हर एक जगह युवा त्रस्त है। अभी मैं यूपी गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि बेरोजगारी की दर सरकार ने बताया है कि 2.24% रह गई है, 2.23 से 2.24%। तो इतना बड़ा झूठ लोगों से बोल दिया गया। अगर बेरोजगारी की दर है तो आप देखेंगे मनरेगा में उत्तर प्रदेश में 1,23,00,000 रजिस्टर्ड आपका कामगार है जो मनरेगा में दर्ज है। तो फिर ये लोग मनरेगा में क्यों हैं? अच्छा, इसका भी एक आंकड़ा आप पढ़ेंगे, 1,23,00,000 का 13.6%, यानी कि इसकी कैलकुलेशन जब मैंने करी तो 15,40,000 के आसपास वो लोग हैं जो 18 साल से 30 साल के बीच के हैं। तो इतना युवा प्रदेश में बेरोजगार है जो फावड़ा उठा के मनरेगा में काम करने के लिए तैयार है, तो वो क्यों नहीं नौकरी मांगेगा, और उसको नौकरियां हम क्यों नहीं देंगे? सरकार का आखिर काम ही क्या है? सरकार का काम है कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना, युवाओं को समय समय पर आपका सरकारी और विभिन्न तो मतलब बीच में प्रदेश सरकार ने बाकायदा यूपी पुलिस भर्ती निकाली, दरोगा भर्ती अभी अभी जो है कंप्लीट हुई है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, और इसके अलावा जो है सिपाही भर्तियों को लेकर भी जो है अनाउंसमेंट्स हुए हैं। 81,000 भर्ती देने का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया इस साल। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सही है। उस पीछे भी अभी वैकेंसी हुई थी 60,244, ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन अभी एक मांग उठ रही है आपका यूपीएसआई में, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पद बढ़ाने की एक मांग है कि पदों को 2,000 बढ़ा दिया जाए। अब वही स्टूडेंट वापस से फॉर्म भरेगा, वापस से फीस जमा करेगा, वापस से एग्जाम देगा, तो क्यों ना अभी पदों को बढ़ा करके इन छात्रों को शामिल कर लिया जाए। तो छात्रों की मांग है, हाँ, ये मेरी मांग है कि उसको बढ़ा दिया जाए, तो वो बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर प्रदेश सरकार कभी भी भर्तियाँ देती है तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, हमारी बेटियां आज भी टीचिंग की वैकेंसीज़ के लिए तरस रही हैं। हमारे भाई आपका जो अध्यापक बनने का सपना देखते थे, उनको बार बार टेट थोपा जा रहा है। तो ये आपका जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट थोपने का जो कारण है कि आप फिर से पात्रता पा लीजिए, पात्रता पा लीजिए, इस सब में उन सब वैकेंसीज़ को भी ध्यान में रखा जाए जो काफ़ी लंबे समय से नहीं आई हैं। अच्छा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी काफ़ी मांग रहती है कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्हें जो है नियुक्त किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षकों के बचे हुए बैकलॉग पद, कई सारे ऐसी बातें जो हैं कि मतलब भर्तियाँ लानी है, और प्राथमिक खास करके प्राथमिक शिक्षक की भर्ती जो है वो कई सालों से नहीं आई है, लगभग 7 साल हो गए। टेट डीएलएड करके अभ्यर्थी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, फिर दोबारा जो है टेट का एग्ज़ाम है, क्या कहेंगे आप? अभी तो मैंने अभी जस्ट काउंट किया था इस बात को कि बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं इसको बहुत निचले स्तर पर बताना चाहता हूँ। जैसे मेरी 3 बहन हैं, तीनों बहनों ने बीएड की, और बड़ी जो दीदी थी हमारी वो शिक्षा मित्र थी पहले, एक वैकेंसी आई तो वो सहायक अध्यापक हो गई। 2 बहन मेरी ऐसी हैं जिनको मौका नहीं मिला, उनकी शादी भी हो गई दोनों की। और सामाजिक परिवेश में हमने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी, हमने ये किया था कि बेटियां अगर बैंकिंग में चली जाएं, टीचिंग में चली जाएं तो ठीक है, पुलिस में भेजने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं थे उनको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी बेटियों को टीचिंग का कैरियर देखा था या भेजना चाहते थे वहाँ,
या जो हमारे भाई थे जो टीचिंग का कैरियर देखना चाहते थे, वो तो बिल्कुल वैकेंसीज आनी चाहिए और रेगुलर बेस पे आनी चाहिए। इसको हम चुनावी मुद्दा ना बना करके थोड़ी संवेदनाओं के साथ हमें सोचना चाहिए कि हम इकट्ठे जो पद निकालेंगे, कल आप 50,000, 60,000, 70,000 पद निकालेंगे, कब निकालेंगे तो पता ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ उसको रेगुलराइज हम क्यों नहीं कर सकते? हर आपका साल में हम उनको 5,000, 7,000, 10,000 वैकेंसीज क्यों नहीं निकाल सकते? क्या हमको यूपी में स्कूल चलाने की ज़रूरत नहीं है? तो इसका मतलब तो हम जो स्कूल बंद करने का काम कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज करने का काम कर रहे हैं, तो उस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम प्राथमिक जो शिक्षा है उस पर ध्यान ही देना नहीं चाहते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैं बहुत पता नहीं कैसे उदाहरण से तुलना करूंगा, अभी नेपाल में बोला गया कि प्राइवेट स्कूल बंद करके सबको सरकारी कर दिया जाएगा और सब बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप पूंजीपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम उन सरकारी स्कूलों की हालत के बारे में भी तो विचार करना होगा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, वहाँ पर टीचर्स बढ़ने चाहिए, तो आप वैकेंसीज निकालेंगे। इसके बजाय आप स्कूलों बंद करते जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। मैं ये कहूँगा कि एकदम से वैकेंसीज आनी चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आनी चाहिए और आपको उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। अभी मैंने कॉमन कट ऑफ के लिए बोला था कि UP SSC की जो कॉमन कट ऑफ जारी होने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है, तो सरकारें अनदेखा कर देती हैं क्यों स्टूडेंट्स की डिमांड को, ये मैं समझ नहीं पाता। इसका कारण तो मैं ये भी मानता हूँ कि हमारा जो युवा है वो जागरूक नहीं है। वो अपनी आवाज़ें जब उठाने की बारी आती है, जब उसको एक सही सरकार चुनने का विकल्प मिलता है, तब वो उसको चुनता नहीं और वो हमेशा किसी एक सरकार के पीछे जब लग जाता है, सरकार लगता है ठीक है। तो ये सब मुद्दे रहेंगे चुनाव में, ऐसा कि रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 आप देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या हुआ। लोकसभा 2024 का जो मेरा अपना एनालिसिस है, हालांकि सब पार्टियां, उस टाइम पे मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था, एक बात मैं बता दूं आपको, मैं उस समय प्रोटेस्ट कर रहा था लखनऊ में यूपी पुलिस 60,244 को लेकर के। तो बहुत सारे आपका राजनीतिक पंडितों ने तमाम तरह के गणित अपने अपने गिनवाए हैं कि 2024 में ये कारण रहे, 2024 में ये कारण रहे। मैं आपको बताता हूँ, प्रदेश में मुख्य कारण था यूपी पुलिस 60,244 भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या थी 52 लाख, और जो टीचिंग या अन्य क्षेत्रों की मैं बात करें जो वैकेंसीज मांग रहे थे, वो भी लगभग 35 से 40 लाख लोग थे। 1 करोड़ लोग ऐसे प्रभावित लोग थे। यूपी पुलिस वालों का पेपर लीक हो चुका था, बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, बाकी वीडियो वगैरह के पेपर, इन सब में खामियां थी, धांधली थी, तो वो सब भी आपका रोष में थे। आप सोचिए, आप 1 करोड़ युवा को यदि चिंतित कर दोगे तो वो क्या करेगा। 1 करोड़ युवाओं का कुछ परिवार होता है, कुछ नेटवर्क होता है, और वो 1 करोड़ युवा लोकसभा चुनाव 2024 में एकदम से सरकार के विरोध में चला गया था। तो सरकार को चिंता करनी चाहिए कि इन युवाओं के भविष्य को लेकर के यदि हम चिंतित नहीं होंगे तो ये आपके लिए कल चिंता पैदा करेंगे, सब लोग चिंता पैदा करेंगे, और बिल्कुल होता है। तो मतलब रोजगार का मुद्दा भी ऐसा है जो चिंता पैदा करने वाला है। चलिए अब और भी बात करेंगे हम, आइए। तो नवीन भैया, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, अब चर्चा आ जाइए सिकंदराबाद की। मैंने देखा कि सिकंदराबाद को लेकर काफ़ी, जैसा कि आप आए भी थे जब दादरी की रैली में, तो बैनर पोस्टर जो लगे हुए थे उसमें सिकंदराबाद लिखा हुआ था। सिकंदराबाद की तैयारी है क्या? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। विधानसभा में? हाँ, विधानसभा की तैयारी है, और लगभग पिछले 8 महीने से कोई एक दिन ऐसा नहीं रहा है कि मैंने कोई और काम किया हो। मैं सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ नछावर करके यहाँ लोगों से दिन रात मिल रहा हूँ, उनके साथ शामिल हूँ, उनके हर एक घटनाक्रम में मैं शामिल हूँ। डोर टू डोर मैं जा रहा हूँ, और उस डोर टू डोर में आप ये समझिए कि 8 महीने में लगभग 60 गाँवों को, 60 विलेजेस को हमने बहुत साफ़ किया। वहाँ हमने प्लांटेशन किया, पेड़ों को लगाया, कुछ जगह लाइब्रेरी सेटअप हमने की, बुक्स स्टूडेंट्स को दी, कैरियर गाइडिंग प्रोग्राम चलाए कि लोग जो हैं आपका यूथ किस तरह से आपका आगे बढ़ पाएगा, और सभी तरह के सामाजिक संदेश, नशा मुक्ति को लेकर के ये सब हमने दिए। आपका मंदिरों को कई जगह पर हमने आपका जो स्ट्रक्चर निर्माणाधीन थे उसको पूरे करने के लिए सहायता राशियाँ दी हमने। आपका कई जगह हमने देखा पुराने प्राचीन मंदिर हैं, कोई सरकार ना तो ध्यान दे रही है, उनको हमने फिर से आपका मतलब अच्छे से रंग रोगन करा के और सुंदर, मतलब बेसिकली आप काम कर रहे हैं लोगों के बीच। तो क्या अखिलेश भैया से बात हो गई? नहीं, अभी मतलब उस तरह का तो अभी उन्होंने पूरे प्रदेश भर में किसी टिकट को फाइनलाइज नहीं किया है।
क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही इस बार कि इस बार जो भी टिकट होंगे वो उस व्यक्ति के होंगे जो ग्राउंड पे काम कर रहा है और पिछले समय से काम कर रहा है, और उसके लिए उनके पास अपनी सर्वे की टीम है और वो ये देखेंगे कि कौन व्यक्ति किस विधानसभा सीट पर कितना प्रभावी है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि टिकट उसको दिया जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, तो जीतने वाले को आपका मिलेगा, तो इसको तो तय करेंगे वो बहुत अच्छे से कि भाई किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। जी। अच्छा, ये भैया घूम रहे, भैया 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 इधर आओ ना, जरा इधर आओ, इधर आओ भैया के। आप अगर टी शर्ट पे देखें जरा, घूमे जरा, लिखा हुआ है नवीन भैया टीम सिकंदराबाद विधानसभा मिशन 2027। क्या भैया, मतलब तैयारी है क्या? हाँ, नहीं नहीं, ये तो अभी बताए ना। दरअसल में क्या था, फतह करने के बाद लोकसभा की भी तैयारी है। अरे सुनो, ये रहने दो तुम अभी, सुनो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था, हम संडे को जाते हैं, हमने एक अभियान चलाया हुआ है, पब्लिक ड्यूटी अवेयरनेस, जन कर्तव्य जागरूकता अभियान। इसमें हम गाँव में वृक्षारोपण और सफाई जब करते हैं, तो ये जो टी शर्ट है पिछली गर्मियों में हमने बनवाई थी, तो हमारी टीम पहन के जाती थी इसको। एक बार फिर से एक बार घुमा घुमा के दिखा दीजिए भैया एक बार। देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये टी शर्ट जो है बाकायदा तैयार की गई है, नवीन भैया टीम सिकंदराबाद विधानसभा मिशन 2027। बेसिकली इसमें मिशन जो है वो मिशन है गाँव में पहुँच के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुँचाना और उनके साथ काम करना। अधिकारों के बारे में वहाँ जागरूक भी करते हैं कि किसानों को किस तरह की आवाज़ें उठानी चाहिए, और किसान अवेयर नहीं है। युवाओं को अपने भविष्य के लिए किस तरह की आवाज़ें उठानी चाहिए, वो अवेयर नहीं है। अग्निवीर स्कीम से हमारे यहाँ के युवाओं को कितना प्रभाव हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना स्पिरिट खत्म हुआ है, किस तरह से सेनाएं कमज़ोर करने का काम किया गया है, तो वो सब जागरूकता हम उन सब लोगों को प्रदान करने का भी काम करते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाइए। और समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ थीं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो आपका प्रोपेगेंडा सेट किया गया है, जो मतलब आपका होता ना वोट मोबिलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल, उसके लिए हम अवेयर करते हैं लोगों को कि किस तरह से झूठ फैलाया गया है, किस तरह से झूठ से दूर रहने की ज़रूरत है और मूल मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत है, जो ना तो कोई नेता करता है, उससे बच रहे हैं सब लोग और पार्टियां बच रही हैं। तो मैं आपसे उन लोगों से कह रहा हूं कि आप जागिए, आपका जागरूक होना जरूरी है, आपका अपने अधिकारों के लिए बात करना जरूरी है। तो एक तरह से जागरूक अभियान तो चलो ठीक है, लेकिन अब जैसा कि बात हम चुनाव की कर रहे थे, बात पर्टिकुलर सिकंदराबाद विधानसभा की जाए अगर, सिकंदराबाद विधानसभा का इतिहास ये कहता है कि अभी बीजेपी है। इससे पहले के 2 टर्म में भी बीजेपी थी, उससे पहले 2 टर्म में बसपा थी, उसके पहले जो है समाजवादी पार्टी टर्म में थी। तो एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, फिर 2 बार बसपा, फिर 3 बार बीजेपी। बीजेपी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कहा जाता है पश्चिम में स्ट्रांग है। सिकंदराबाद में अगर स्थिति देखी जाए तो सिकंदराबाद में आज की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सिकंदराबाद में आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और मैं ये कहूँगा कि इसका सर्वे आप करिए जा कर के, क्योंकि एक तो बहुत कम अंतर रहा समाजवादी पार्टी के और हमने देखा 29,000 के आसपास, 29,000 भी, और एक बार 123 वोट भी अंतर रहा है ना। तो 29,000 तो ये मैक्सिमम डिफरेंस है इस विधान, 29,343 वोट का अंतर था पिछले 2022 चुनाव में। तो वो जो 29,000 वोट का, यानी कि हम जस्ट उसका आधा कर दे तो 15,000 वोट अगर हम कहेंगे इधर चले जाए तो बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो उस वोट का एकदम से आधार तैयार हो चुका है, क्योंकि एक तो पीडीए जुड़ चुका है और पीडीए बहुत प्रभावशाली रहा। आप देख ही सकते हैं आजकल पार्टियों में बहुत बेचैनी है पीडीए को लेकर के। अभी बीजेपी को अपने प्रदेश अध्यक्ष चुनने पड़े, उसी तरह से कुर्मी वोट को साधने के लिए, क्योंकि कुर्मी वोट को सम्मान दिया आपका समाजवादी पार्टी ने, तो उन लोगों ने टिकट्स दिए, एमपी बने। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ तो ठाकुर की तादाद ज़्यादा है यहाँ, और ठाकुर ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं भाजपा का वोटर रहा है। तो यहाँ के समीकरण को कैसे करेंगे? यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम के बाद जो है ठाकुर और ब्राह्मण आते हैं, दोनों जो है अच्छी खासी तादाद में। अगर आप वोट्स भी देखें तो भाजपा को पिछली बार जो है 1 लाख से ज़्यादा वोट मिला था। तो कैसे यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ लोग जो है प्रभावित होंगे? नहीं, देखिए, एक तो जाति प्रदेश के चुनावों में सच्चाई है, आपके साथ हर वर्ग से व्यक्ति है इस सिकंदराबाद सीट पर। मैं ये कहूँ कि ठाकुर समाज अपना समाज है, ब्राह्मण समाज अपना समाज है, बाकी समाज भी अपने हैं, उसी तरह का समर्थन हमको सभी वर्गों से है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा, आप आसपास देखोगे अगर उस समय पर जब चुनाव होंगे, एक जातिगत सच्चाई तो होती है ही, अपना समाज अपने लिए खड़ा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से खड़ा होगा। ब्राह्मण समाज, हाँ हाँ, क्यों नहीं खड़ा होगा, खड़े होते हैं हमारे लोग सब।
और आप देखिए ना, इसलिए भी खड़ा होगा क्योंकि वर्तमान में इंसिडेंट्स क्या हुए, यूपीएसआई का पेपर हुआ और आप ब्राह्मण को अवसरवादी कह दोगे। इसी सरकार में हुआ ना, शंकराचार्य जी का अपमान इसी सरकार में हुआ ना। तो ब्राह्मणों को जहाँ पर सम्मान नहीं मिल रहा है तो वहाँ ब्राह्मण क्यों रहना चाहेंगे? ब्राह्मणों को सम्मान आज समाजवादी पार्टी दे रही है। आज समाजवादी पार्टी को ताकत देने की ज़रूरत है। आपका सम्मान मिलना भी वहाँ पर तय होता है जहाँ पर उस सम्मान के आप हकदार हैं और वहाँ ज़रूरत है उसकी। समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है। हम लोगों को समाजवादी पार्टी की ताकत बनना चाहिए और तभी हमारा सम्मान मिलेगा, और जो नीति निर्माण होगा उसमें तभी हम लोगों को शामिल भी किया जाएगा। आज भाजपा को ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पर ठाकुर समाज है। नहीं नहीं, भाजपा यही काम ठाकुर समाज के साथ भी कर रही है। यही अभी आप यूजीसी का मुद्दा देखिए ना, कितनी नाराज़गी रही। अब ये तो मतलब जग जाहिर है ना कि यूजीसी को लेकर के नाराज़गी है। और सरकार की क्या मंशा थी? तो सरकार को लगा कि जो बीजेपी की ताकत सवर्ण वोट था, ये तो मानेंगे। अब उनको लगा कि नहीं यार, सवर्ण वोट तो अपना ही है, अब जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो छिटकेगा। आप चुनाव में देखोगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा। और लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से हिस्ट्री भी, तो मतलब ठाकुर कैंडिडेट भी यहाँ से भाजपा ने उतारा है, तो उसको फिर कैसे जो है आप? नहीं, ठाकुर वोट जो यहाँ पर हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अपना एक अच्छा नेटवर्क है। और अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपका 70,000 के आसपास अपने छात्र हैं। सिकंदराबाद विधानसभा में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोई छात्र कर रहा हो और अपना छात्र ना हो। मतलब हर गांव में 100-100, 200-200, 300-300 छात्र हैं। इवन कुछ बड़े गांव में तो 500-500 तक छात्र हैं अपने। मतलब आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं घर में हैं। अब मैंने काउंट किया है, इस विधानसभा में हमारे पढ़ाए हुए लगभग 5,500 से 6,000 छात्र सरकारी नौकरी पर चयनित हो चुके हैं। यानी 6,000 परिवारों की बात मैं कर रहा हूँ। और बाकी जातिगत समीकरण आप ये देखिए ना, पहले सबसे पहले मुस्लिम वोट है यहाँ पर 1,01,000 है। यादव यहाँ पर काफ़ी हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। 45,000 की संख्या में है। गुर्जर भी होंगे समाज। ब्राह्मण वोट यहाँ पर लगभग 41,000 है। गुर्जर वोट है यहाँ पर। तो अच्छा, लेकिन जाति आपने गुर्जर वोट में बताऊँ 27 गाँव है। एक अच्छी बहुलता है यहाँ पर। और जो हमने पिछली बार अपना काउंट किया था, विकास डायरी कहाँ हमारी, जिसमें वो लिखा हुआ अच्छा डायरी बनाई है आपने, प्रॉपर मेंटेन कर रखा है पूरा चार्ट। उसमें हमने गाँवों का डेटा बनाया है और जातिगत वोटों को हमने जा करके गाँवों में वेरीफाई करके BLOs के माध्यम से जो वहाँ पर आपका सीट निकल सकती थी SIR के बाद का, हमने उस पर प्रयास किया। हालांकि अभी जाति जनगणना होगी, सरकार करा रही है इस बार, और ज़्यादा वेरीफाई उससे होगा। तो अपने पास लगभग परफेक्ट डेटा है। तो बकायदा डेटा जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने तैयार हमारे गाँवों की सूची है, जो सब गाँव हैं ये। मैं इस डेटा की बात कर रहा था आपसे। ये अच्छा, ये जैसे महमूदपुर केहरी एक गाँव है, तो यहाँ पर राजपूत वोट 450 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे जातिगत बनाया है सारे को। अच्छा, ये गांव-गांव जा जाके आपने बनाया, हाँ, ये सब बना हुआ है हमारा, बिल्कुल पूरा सब कुछ, सब एकदम से बना हुआ है सारा। ये सब गाँवों का हमने बनाया हुआ है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैंने बताया ना, पिछले 8 महीने से मेरा सिर्फ मोटिव यही है। हम इसी में लगे हुए हैं। देखिए, हर एक गांव का बना हुआ है, हर एक गांव का। कोई ऐसा गांव नहीं है जिसका डेटा वो बना हुआ ना हो। ये सब डेटा बना हुआ है सारा। तो इसमें जो हमने काउंट किया तो इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट है 1,01,000। मैं सारा ही बता देता हूँ आपको। और फिर इसके बाद में आपका दूसरे नंबर पर जो आता है, जो आपका हमारा ठाकुर वोट है। ठाकुर समाज का वोट है यहाँ लगभग आपका 63,000 के आसपास। फिर दलित वोट है सिकंदराबाद में आपका, जो कि 60,000 के आसपास है आपका। दलित के बाद में जो वोट आता है यहाँ पर चौथे नंबर पर, वो आता है ब्राह्मण वोट है आपका, और यादव वोट। ये दोनों संख्या में लगभग बराबर हैं। यानी कि चार आपका जब हमने काउंट कराया तो इसमें आपका ब्राह्मण 41,000 और यादव थे इसमें 44,000। इसके बाद में जो पांचवा आता है, फिर आता है इसमें आपका चौधरी साहब हमारे, जाट वोट बैंक। जाट वोट बैंक है यहाँ पर आपका सिकंदराबाद में 31,000। 31,000 के बाद में आपका लगभग 24-25,000 के बीच में आपका गुर्जर वोट है यहाँ पर। और फिर आपका अंदर जो वाल्मीकि समाज एक बड़ा समाज है हमारे यहाँ पर, ठीक है जी। वाल्मीकि समाज, खटीक समाज एक बड़ा समाज है आपका, प्रजापति समाज एक, सैनी समाज एक बड़ा समाज है। इन सब की वोट भी यहाँ पर 10-10,000 के आसपास हैं। जैसे कि इस सब में मैं कहूँ तो प्रजापति समाज लगभग 12,500 वोट पर है, सैनी समाज है 11,500 वोट पर है।
तो ये इस तरह से वोट है, तो उस डायनामिक्स, उस आपका जो डेमोग्राफी है, उस पर भी मैं ये कहूँ कि हम एकदम खरे उतरते हैं। आप निश्चिंत रहिए, उस चीज़ के लिए ही हम पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं। और किस तरह से चुनाव को बनाया जा सकता है, किस तरह से जीता जा सकता है। और मैं ये कहूँ कि भाजपा का जो परफेक्ट 30 से 40 हज़ार वोट है, उसे हम अपनी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ये एश्योरिटी मैं आपको देता हूँ। वो कैसे कर लेंगे उसके लिए तो मतलब शायद कैमरे पे योजना, लेकिन आप इसको अगर समझ सकते हैं मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ। रिलायबल एकदम, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे। अब प्रैक्टिकली कैसे शिफ्ट हो सकता है, मतलब पूरी प्लानिंग आपने जो है कर रखी है और दिमाग में सारे गणित गुणागणित जो है रखे हुए हैं। और क्योंकि आपका प्रोफेशन भी इससे पहले टीचिंग का था, बाकायदा अभ्यर्थियों को जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको पढ़ाने का था। जीएस आप पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे, तो पढ़ाई लिखाई और वो वाला जो आपका पार्ट था उसको छोड़ के आप आज कुर्ता पजामा एकदम मस्त राजनेता की तरह जो घूम रहे हैं आप, क्या लग रहा है? कुछ बदलाव और अंदर संतुष्टि मिल रही है? मस्त राजनेता नहीं है। खाना भी कहीं और खाना पड़ रहा है। अच्छा। मतलब घर जाए हुए कई दिन हो जाते हैं। अभी जब हम सुबह मिले थे तो मैं शायद 4-5 दिन में पहुंचा। उस दिन बेटा हुआ था, आपको पता है, अभी नवजात शिशु है, लेकिन वो उस दिन गया और आज गया। तो मस्त तो नहीं है ये कहूँगा, बहुत टफ है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन बहुत मेहनत अगर इस बात के लिए लग रही है कि कुछ मैं बदल सकता हूँ, मैं अपने यहाँ उन बुनियादी सुविधाओं के लिए काम कर सकता हूँ जो यहाँ नदारद है, जिसके बारे में ना तो नेता बात कर रहे हैं, ना पार्टीज़ को यहाँ पर ज़रूरत है, ना पिछले नेताओं ने बात की है। मैं उस मुहिम को उठाने आया हूँ कि मेरे लोकल लोगों को यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें रोज़गार मिले, वो मिलना चाहिए, और मैं उनके हक के लिए लड़ूंगा। और किसी भी स्तर से मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। यहाँ कुछ भी ज़्यादतियाँ होंगी तो उनके लिए मैं लड़ूंगा। यहाँ सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए मुझे जितना संघर्ष करना पड़ेगा मैं करूँगा। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की हेल्थ सर्विसेज को, आप देखिए जिला बुलंदशहर में हम खड़े हुए हैं, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो नोएडा ले जाना पड़ेगा। ये सबसे पुराना जिला था, इसी जिले में से गौतम बुद्ध नगर बना। और यहाँ से दूरी कितनी होगी नोएडा की? नोएडा की दूरी, आप यहाँ से अगर कोई अच्छा हॉस्पिटल यथार्थ ले जाएंगे तो कम से कम आपको पौन घंटे की दूरी लगेगी, 40-45 मिनट। और बुलंदशहर में अगर थोड़ा उधर हुआ तो ये दूरी 1 से 1.5 घंटे भी हो जाती है। तो आप 1.5 घंटे, मतलब उस पुराने ज़िले में, जो सबसे पुराना ज़िला था, जिसका एक अंग काट करके गौतम बुद्ध नगर को डेवलप कर दिया गया, उस ज़िले में एक अच्छा अस्पताल तक नहीं है। तो वो जो मतलब मूलभूत सुविधाएं थी, एटलीस्ट वो तो आपको देनी चाहिए, वो सब यहाँ गायब है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ये कही जाती है कि मतलब एक तरह से हमने जब लोगों से बातचीत की और जाना तो लोगों का कहना था कि नवीन सर जो है टीचर थे और इसलिए जो स्टूडेंट्स में काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन चर्चा जो है, अगर बात की जाए बुज़ुर्गों की, महिलाओं की, तो उन्हें जो है आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, एक तो मैंने बताया जो कैडर का वोट होता है वो अपनी तरफ है ही, प्रैक्टिकली तो बात ये पॉसिबल है। और मैं जो गांव-गांव जाकर के डोर टू डोर पहुंच रहा हूं, आप ये समझिए चुनावी कैंपेन में भी लोगों के पास में जब चुनाव नज़दीक होते हैं 100-200 लोग आप इकट्ठे नहीं कर पाते, हकीकत है। आज हमारे पास 100-200 400 500 लोग हर गांव में चल के डोर टू डोर लोगों को समझा रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है। हम महिलाओं के पास जा रहे हैं, अपनी बहनों के पास जा रहे हैं, बुजुर्गों के पास हम जा रहे हैं। और जब हम पहले चले थे तो बहुत सारे युवा और बुजुर्ग पहले से जानते थे इस बात को कि हमारे बच्चे इनसे पढ़ते हैं, या ये हमारे पड़ोस का गाँव का, क्योंकि मैं इस विधानसभा के गाँव का रहने वाला हूँ। तो बहुत सारे आसपास के गांव तो जानते थे, लेकिन दूर के लोग मान के चलो नहीं जानते थे। लेकिन जो 8 महीने से हमने जो मेहनत की है, रोज़ रोज़ चल चल के हमको जाना हर जगह, सबके सुख दुख में साथ, तो अब आप देखोगे हर एक बुजुर्ग व्यक्ति हमसे कनेक्ट कर पा रहा है और वो अच्छे से जानता है। मतलब जो आपके अभी जो गांव में घूम घूम कर बाकायदा जो लोगों को जागरूक करने वाली मुहिम है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करिए, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल जी, तो करती करती है। और सभी लोग ऐसे ही नेता बने हैं। आप सोचिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास तो एक कम से कम एक बोनस आइडेंटिटी है कि छात्र हैं, मुझे जानते हैं। अगर मान के चलिए मेरे पास छात्र नहीं होते तो क्या इस देश में वो लोग नेता नहीं बने होंगे जिनके पास छात्र भी नहीं होंगे? कैसे नेता बने होंगे? एकदम जीरो से शुरू करके बने होंगे, एकदम जीरो से शुरू करके बने होंगे। तो इसको कोई कमजोरी मान लेना कि भाई यार उनके पास तो भाई छात्र हैं, यूथ है, पढ़ाते हैं, तो ये तो और बोनस हुआ ना। इस देश में वो तक लोग नेता बन गए जो जीरो आइडेंटिटी पे थी, उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया और लोगों तक अपनी पहचान बनाई। तो मैं कहता हूँ मेरे लिए तो अतिरिक्त पहचान है। मैं गाँव में जाता हूँ तो मेरे लिए 10, 20, 50 लोग खड़े होते हैं, कल वो मेरे लिए बूथ पे भी खड़े होंगे। तो ये तो पॉजिटिविटी हुई ना, तो बनेंगे। अभी रिसेंट आप जैसे नेताजी हुए,
नेताजी के बाद अब जो है आप पिताजी भी हो गए, कैसा लग रहा है फादर, मतलब एक तरह से टाइटल लेकर? नहीं, फादर जिम्मेदारी तो है ही। ये एक और जिम्मेदारी। हाँ, एक और जिम्मेदारी है। उसका नाम मैंने कीका रखा है। कीका? मैंने एक बार क्लास में बोला था, महाराणा प्रताप जी के बचपन का नाम था कीका। तो संघर्ष अपने हिस्से में है, रहा है। और मैं ये कहूँ, अभी हमने जैसे गाड़ी को शूट किया था पीछे, मतलब वो बहुत मेहनत करके आई है। अच्छा, मतलब डिफेंडर में हम चल के आ रहे हैं। हाँ, जितनी मेहनत मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकता था मैंने की है। अगर मैं राजनीतिक अपना कैरियर चुन चुका हूँ और मैंने ये सोच लिया है कि मुझे समाजवादी पार्टी के तहत राजनीति करनी है, तो मैं इसके लिए मुझसे जितनी मेहनत हो सकती है, जितना संघर्ष हो सकता है, मैं उतना भर करूँगा और पूरी ज़िंदगी करूँगा। लेकिन भैया एक बात मुझे बताइए कि जब अच्छा खासा आपका मतलब एक तरह से प्रोफेशन चल रहा था टीचिंग का, मस्त आपने जो है अपने दोस्तों के कहने पे डिफेंडर भी ले ली, दोस्तों के लिए डिफेंडर ले ली, घर पे आप खुद जो है स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, घर परिवार में एकदम बढ़िया सबको सेटल कर दिया आपने, तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि आप राजनीति में आए? क्यों? ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। यही सवाल मैं लोगों से करता हूँ कि मेरी खुद की ज़िंदगी यदि सेट है तो मुझे फिर ये नालियों को साफ़ करने की क्या ज़रूरत है? यानी कि मेरे अंदर कोई टीस रही होगी ना कि कुछ बदलाव अगर मेरी वजह से हो सकता है, अगर कुछ अच्छा हो सकता है। जो लोग कमीशन खोरी कर रहे हैं, जो यहाँ एनजीटी के मानकों का पालन नहीं कर रही कंपनियों से हर महीने पैसे ले रहे हैं, हमारे यहाँ 1100 फैक्ट्रियाँ हैं, सब पॉल्यूशन फैला रही हैं और उनके बदले एवज में मंथली पैसे लोग ले रहे हैं। मुझे लगता है ना कि मेरे होने से वो सब खत्म हो सकता है। इस पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है, हमारे यहाँ इंसानों का ख्याल रखा जा सकता है, हमारे यहाँ मजदूरों की हालत अच्छी की जा सकती है, हमारे यहाँ यूथ को आपका अगर गवर्नमेंट जॉब उतनी संख्या में नहीं मिलेंगी तो प्राइवेट के तौर पर स्किल दे करके कामयाब किया जा सकता है। तो मेरे अंदर ये टीस है कि अगर मेरे होने से ये हो सकता है तो मैं क्यों ना हूँ। तो ये पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आया, ऐसे रात में लेटे हुए थे और एकदम से दिमाग क्लिक किया? और दिन से सोचा हुआ था, पहले बहुत दिन से। लेकिन मुझे लगता था कि आपको पता है कि पॉलिटिक्स में आप यदि हैं तो आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, आपको फंड्स भी चाहिए, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग होने चाहिए एज ए फाइनेंस, और आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए। तो वो टीम बिल्ड की है मैंने पिछले सालों में, 8-10 सालों में, आप ये समझिए, और हर जगह बिल्ड की है। तो वो अभी उसका फ़ायदा मिल रहा है हमको, लोग साथ दे रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी का चूज करके आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम से संतुष्ट हूँ, क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी बहुत सारे थे ना, जैसे भाजपा था ऑप्शन, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कई सारे थे, चाहे बसपा थी या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी थी, वो भी यूथ लीडर हैं, कई सारे ऐसे यूथ लीडर्स हैं जो उनकी, या फिर आप अपनी भी स्टूडेंट की कोई ऐसी मतलब पार्टी बना लेते, ऐसा कुछ भी था? एकदम से समाजवादी पार्टी ही क्यों? ऐसा होता है कि भाई आपकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं मैच भी तो करनी चाहिए। मैं जानता हूँ मेरे नेता सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करते हैं, मैं किसी और पार्टी को नहीं देख पाता। बीजेपी को आप ले दीजिए कि मैं आपसे सवाल करूं कि वो सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करती है, तो सामाजिक न्याय अधूरा रह गया। यानी कि जो संविधान था, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें जो मूल संदेश है आपका समानता का, तब हम समानता का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी तो फिर नीचे गिर जाएगी। मेरी आइडियोलॉजी मेरे नेताजी के साथ में सही होती है कि माननीय अखिलेश यादव जी। मैं नहीं मानता कि बाकी सब नेता कैसे हैं, कैसे रहे हैं, पूर्व में कैसे रहे हैं। मैं वर्तमान में जानता हूँ अखिलेश यादव जी किसी भी एक धर्म को लेकर के उनका कोई विशेष पक्ष नहीं है, वो सभी लोगों को बराबर ट्रीट करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब मेरा उस दिन भी सवाल था आपसे, जब आप बैरिकेटिंग फांद कर जो है आए थे, और उस समय जो है आपसे सवाल मैंने पूछा था कि 28 तारीख को जब यहाँ पर जेवर का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा कहा कि समाजवादी पार्टी के काल में तो नोएडा जो था वो उनकी लूट का ATM था। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने उस दिन भी यही जवाब दिया था। मेरा जवाब उस दिन ये था कि ये बाहरी लोग हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने जो बताया, जो आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर, आपको वही मैं बता रहा हूँ, ये बाहरी लोग हैं। मोदी जी कहाँ के? गुजरात के। मोदी जी के गुजरात में CM बनने की जो जर्नी है वो शायद उन लोगों को नहीं पता होगी जो रिसर्च नहीं करना चाहते। मुझे खूब पता है मोदी जी किस तरह से CM बने, मोदी जी ने किन चीज़ों का सहारा लिया CM बनने के लिए। हरेन पांड्या जी और मोदी जी के आपस में जो डिस्प्यूट्स रहे, जो घटनाक्रम रहा, वो सब उन लोगों को भी जानना चाहिए। तो वो गुजरात में रहे। आज UP का पैसा भी, मैंने अभी बताया कि पिछली बार हमारे बैंक में जो जमा था 20 लाख करोड़ रुपए,
यहाँ लोन के तौर पर सीडी रेशियो जो होता है 60% यानी 12 लाख करोड़ यूपी में लोगों को लोन दिया गया, बाकी 8 लाख करोड़ रुपया गुजरात में और मुंबई भेजा गया। तो ये सब डेटा कहाँ है? ये सब डेटा कहाँ है? ये सब डेटा बजट में साफ स्पष्ट है। यूपी गवर्नमेंट का बजट पढ़िए आप, और उस बजट का पेज नंबर 7 पढ़िए, एग्जैक्ट पेज नंबर 7 और 10 पढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी गुजरात के, मोदी जी को यहाँ हम रहते हैं नोएडा में, हमारी ज़मीनें हैं, हम यहाँ किसान हैं, हमारे पड़ोसी लोग हैं। यहाँ विकास कभी एक समय पे जब हुआ तो ये गौतम बुद्ध नगर में मायावती जी ने काफ़ी विकास कराया। समाजवादी पार्टी के टाइम पर यहाँ पर मेट्रो से लेकर के आपका जो सफारी बननी थी यहाँ पर, और अन्य आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर बढ़ावा देना, इस जेवर एयरपोर्ट को एनओसी देने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया। ये सब लोग नदारद थे, इसमें कहीं शामिल नहीं थे। इनकी सरकार जब आई है तब तक तो ये नोएडा डेवलप होना बहुत अच्छे से शुरू हो चुका था। तो इनका जुमलेबाजी काम है, इन्हें कुछ पता है नहीं कि भाई किस तरह से यहाँ विकास हुआ था। और मोदी जी तब गुजरात में जद्दोजहद कर रहे थे, तब यहाँ विकास हो रहा था। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर एक और जो चीज़ भाजपा दावा करती है वो ये करती है कि समाजवादी पार्टी के काल में जो लॉ एंड ऑर्डर था और जो भाजपा के शासन में लॉ एंड ऑर्डर है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आज वो कहते हैं कि गुंडे माफिया सब हटा दिए गए हैं। मैं जो आंसर देना चाहूँगा, मैं थोड़ा विस्तारित उत्तर देना चाहूँगा। बिल्कुल दीजिए, आज समय लेके ही आए हम लोग। बहुत सारे लोग हैं प्रदेश में जिनको बाहुबली, माफिया, डॉन सब कुछ कहा जा रहा है। आप एक चीज़ देखना, जो नोटिस करने की बात है कि बाहुबली जो थोड़े हिंदू उच्च सवर्ण जातियों से उनको बाहुबली दर्शाया जा रहा है बीजेपी की सरकार में, और जो माइनॉरिटी से थे उनको आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी, घातक व्यक्ति, ये सब कह करके उनको संबोधित किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बताने वाला ना तो मैं ये कह दूं कि प्रदेश में सब ठीक है, कोई नहीं होता, कोई फैक्ट होता है। एनसीआरबी का डेटा, एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि इस प्रदेश में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और पिछले साल जो मैंने एनसीआरबी का डेटा में देख रहा था, शायद मैं उसमें गलत हो सकता हूँ, लगभग में मैं बताऊँगा 66,000 मामले दर्ज हुए। और ऐसी स्थिति में दर्ज हुए जब आपका निचले वर्ग की बात करने वाली सरकार मौजूद नहीं है। हो सकता है बहुत सारी एफआईआर दर्ज ही न होने दी, तब भी इतने सारे मामले दर्ज हुए। तो लॉ एंड ऑर्डर मैं कैसे कह दूँ सही है, किस आधार पर मैं कह दूँ? ये तो वही बात हुई कि जी मान लीजिए 100 बराबर 98, तो क्यों, मतलब मान क्यों ले? जब एनसीआरबी डेटा जारी करता है तो एनसीआरबी का डेटा हमको पढ़ना होगा, और एनसीआरबी का डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, महिलाओं पर, दलितों पर अपराध बढ़े हैं। सरकार या पुलिस प्रशासन के तमाम दावे वो फर्जी हैं? हाँ, बिल्कुल फर्जी हैं। सरकार ना जाने कितने कितने दावे फर्जी करती है। मैंने बताया ना कि कह दिया उन्होंने कि हमने प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बेरोजगारी के स्तर से ऊपर उठा दिया है। अब इसको वेरीफाई करिए आप जरा, ये कितना बड़ा झूठ है। मैं कह रहा हूँ मनरेगा में फिर ये 1 करोड़ 23 लाख लोग, जिसमें मैंने बताया अभी आपको कि 18 से 30 साल के 1 करोड़ 23 लाख का 13.6% यानी कि 15 लाख, जो 15 करोड़ 40 लाख युवा हैं जो फावड़ा उठा करके 250 रुपए की दिहाड़ी के लिए काम कर रहे हैं। फिर ये लोग कौन हैं? खुदेयार, ये बात है सारी। तो झूठा फर्जी दावा है ना, कितने फर्जी दावे होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का फर्जी दावा है। अपने विज्ञापन पर 89 खर्च कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप देखिए इस बात को। तो कैसे ये मतलब जागरूक आप कैसे करेंगे लोगों को, मतलब इस तरह से? जागरूक लोगों को खुद होना होगा, और यदि लोग जागरूक होना नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं इसी तरह हमारा दमन होता रहे, तो लोगों का जैसा भी भविष्य होगा वो वैसा चुन रहे होंगे, खुद चुन रहे होंगे कि उनका ऐसा भविष्य इसलिए हुआ है। लोगों का जागना इसलिए भी ज़रूरी है, या हम लोग उसमें जो भी सहायक हो सकते हैं हम लोग जाकर के लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि अपना एक वर्ग है जो एजुकेटेड है, स्टूडेंट्स हैं, तो गांव में अगर हम 50 छात्रों को, पढ़े लिखे लोगों को कुछ समझाते हैं तो उनकी समझ में चीज़ें आती हैं। शायद आप अशिक्षित को, असाक्षर को उतना नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जब शिक्षित लोग समझते हैं, गाँव में 50 लोग समझाते तो वो बाकी लोगों को समझाते हैं। इस तरह से हम काम कर रहे हैं कि आप बताइए कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है, किस तरह आपके अधिकारों को से आपको वंचित किया जा रहा है, क्या आपकी आवाज़ें उठनी चाहिए। तो उस सब के लिए सबको खुद ही जागना होगा। बिहार में आप देखिए क्या हुआ, नहीं तो बिहार में एकदम सब तैयार था, लोगों में रोष था, लोगों ने कहा था जो रोजगार की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, और लास्ट टाइम पे जैसे ही पैसा मिला तो लोग पलट गए, पलटे ना।
सबने देखा, पूरा देश जानता है। नहीं वो तो योजना थी, तो योजना तो मिल ही रहे, उसके पैसा, उसका पैसा तो पहले ही मिल रहा था। नहीं नहीं, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोगों को एकदम से जब आप किसी चीज़ के लिए मोनेटाइजेशन की बात कर दोगे तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। बिहार वैसे भी हमारा साक्षरता दर में बहुत नीचे था। प्रदेश के हालात में कहूँ, उत्तर प्रदेश के हालात बिहार से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो गलत होंगे हम। बस हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को थोड़े से को छोड़ दें तो बाकी सब वही हालात हैं। तो लोगों को तो खुद जागना पड़ेगा कि भाई मूल मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है। हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं प्रदेश में? डॉक्टरों की अगर हम बात करते हैं, WHO का एक स्टैंडर्ड है 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर होना चाहिए। क्या प्रदेश उन मानकों पर खरा उतरता है? 1:2367, 2367 पर एक उपलब्धता है। प्रदेश में 5000 डॉक्टरों की कमी है। तो क्यों हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। तो उनको बेहतर करने के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। लेकिन भैया चुनाव जब आ जाता है, चुनाव का जब जिक्र हो जाता है, तो चुनाव कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विकास का मुद्दा तो चले ठीक है, कहीं कहीं बिल्कुल उसको मतलब लोग मानते होंगे, लेकिन मैक्सिमम जाति समीकरण पे खेल होता है। समीकरण पे होता है, नो डाउट, इसमें तो कोई इसकी तैयारी आप एक शिक्षक जो नेता बने हैं वो कैसे? उसकी 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 आप चिंता मत करिए। अगर कोई और जातिगत तैयारियां कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोई और जातियों को जोड़ सकता है तो हम क्यों नहीं जोड़ सकते? मेरी अपनी जाति है, बाकी सब जातियां मेरी है, मैं क्यों नहीं जोड़ सकता? एक शिक्षक का और एक छात्र का अगर मैं कहूँ कि विशेष जाति अगर कोई कह दे तो वो होती नहीं। शिक्षक किसी विशेष जाति का हो नहीं सकता, सभी जातियां उसकी हो जाती हैं। तो भैया ये तो चुनाव की बात हम कर रहे थे, बाकायदा जातीय समीकरण हमने समझा, बाकायदा हमने आपसे बात की एजुकेशन पे, ये भी बात किया कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग प्रॉपर कैसे हो रही है। अब इसके अलावा घर से क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? मतलब माता पिताजी खुश हैं आपके? क्रांतिकारी घर में जन्म लिया है हमने। क्रांतिकारी? हाँ हाँ, बहुत ज़बरदस्त था। हमारे पिताजी कुछ गलत बर्दाश्त नहीं था और उसके लिए उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी नौकरी को छोड़ दिया था। पिताजी हमारे 1982 के MCOM थे। गलत चीज़ों के खिलाफ लड़ना था तो नौकरी छोड़ दी। हमारे छात्र जानते हैं कि हर एक आंदोलन पे उतना बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए तो परवाह नहीं। तो घर क्रांतिकारियों का घर है और बहुत सपोर्ट है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मेरे अपने दोस्तों का, और जो मेरे साथ 24 घंटे चल रहे हैं, मेरे परिवार का जिसको उम्मीदें हैं, और साथ में मेरी उस जनता का जिसको उम्मीदें हैं। और वो जानती है कि हाँ ये इंसान कुछ बदलने के लिए पैदा हुआ है, कम से कम अपनी जेब तो नहीं भरेगा, इसकी जेब भरी हुई है। खाली जेब वाले पहले अपनी जेब भरेंगे। तो हमारी जनता जानती है कि मूल मुद्दों पर यहाँ अगर कोई व्यक्ति काम कर सकता है, जो शिक्षित व्यक्ति की ज़रूरत है, वो नवीन शर्मा है। और नवीन शर्मा का ये विश्वास यहाँ लोगों में है। तो नवीन सर, अब एक आखिरी एकदम सवाल, मैं अब एक रैपिड फायर आपके साथ खेलूंगा, जिसमें आपके सामने जो है कुछ नाम लूंगा, उस नाम को आपको जो है एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना कि आपके हिसाब से कौन। फिर तो एकदम से उत्तर देना है इसका, ठीक है? जो दिमाग में पहले आ जाए वो आपको देना, क्योंकि इसी मतलब एक तरह से यही है जो स्पष्ट आदमी बता पाएगा। तो सबसे पहला नाम अखिलेश यादव। इनोवेटर। इनोवेटर। राजकुमार भाटी साहब। तार्किक व्यक्ति। तार्किक व्यक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जुमलेबाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सांप्रदायिक व्यक्ति। धर्मेंद्र यादव। बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी। हाँ, गजब। इकरा हसन। पहली बार उनकी स्पीच सुनी दिल्ली, तो थोड़ा सा लंबा आंसर देना चाहूँगा यहाँ पे। सॉरी, दादरी में स्पीच सुनी तो मुझे बहुत ह्यूमन लगी। मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई कभी, लेकिन ऐसा होता है ना, शब्दों से झलकता है, तो अच्छी है। अच्छी है। हाँ। और डिम्पल यादव। मैं मिला नहीं हूँ कभी, मेरी मुलाकात नहीं हुई है अभी। नहीं। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज लंबी बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये खास इंटरव्यू जो है बाकायदा जो हम आपके लिए लेकर आए, हमने इसमें डिस्कस किया किस प्रकार से नवीन सर जो है वो सिकंदराबाद की जो है तैयारी कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने पूरा नोट डायरी बना दी है और उस डायरी में वो नोट करते जा रहे हैं कहाँ कहाँ किस किस गाँव में जा रहे हैं, क्या कुछ जो है वहाँ पर चल रहा है, हलचल किस बात की। तो नवीन सर एक तरह से अपनी जो है प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और साथ ही साथ ये ऑफिस आप देख सकते हैं, ऑफिस अभी बन रहा है। ऊपर वाले कमरे में जल्द ही आपको जो है वीडियो स्टूडियो मिलेगा और उस वहाँ से नवीन सर अपना काम जो पहले करते आ रहे थे स्टूडेंट्स को एक तरह से पढ़ाने का, वो अब पढ़ाएंगे अपने क्षेत्र के लोगों को और देश के प्रदेश के युवाओं और लोगों को, और बताएंगे
क्या कुछ खामियां जो देश में चल रही हैं, कि बहुत सारे इनके पास ऐसे आंकड़े हैं जिनको लेकर ये बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और दिक्कत समस्या हो जाएगी, जनता इतनी सुन ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा, आप ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या कुछ जो है आपको पसंद आया और क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें सवाल किया जा सकता है, ताकि आगे चल के हम उस पोर्शन को ज़रूर लें। तो बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।